तो कहानी की शुरुआत में हम शुइया नाम की एक औरत को देख पाते हैं जिसके बच्चे की हाल ही में ही मृत्यु हो गई थी और इस वजह से वो काफी परेशान थी और किसी भी हालत में अपने बच्चे को वापस पाना चाहती थी और इसलिए वो एक फेस्टिवल के दिन एक मंदिर में जाती है जिसको एक पुजारी जो कि असल में शैतान की पूजा किया करता था वो रन कर रहा था, यानी कि ये शैतानी मंदिर होता है या फिर ये कहें कि डेविल्स टेम्पल। वो अब शुइया की बात को मान जाता है पर बदले में एज एन ऑफरिंग शुइया को भी शैतान को कुछ देना होगा, जिस पर शुइया मान गई थी और इसलिए पहले वो अपनी कुंडली को पुजारी को देती है, जिसके साथ ही पुजारी के द्वारा ही बनाए गए एक कल्ट के मेन लीडर शुइया की कुंडली के साथ कुछ रिचुअल करने के बाद उसको एक पोशन पीने के लिए देते हैं, जिसको पीने के साथ ही अचानक से ही शुइया का शरीर करने लगता है जैसे कि कोई डिमोनिक शक्ति उसे पदस कर रही हो। वेल अभी हमको बताया नहीं जाता कि शुइया ने शैतान के साथ आखिर क्या डील करी थी और इसी के साथ अब सीन 1 साल आगे जाता है जहाँ पर हम अर्डिया नाम के एक लड़के को देख पाते हैं जो कि सो रहा था कि तभी अचानक से उसको अपने सपने में अपनी क्रश यूफान दिखाई देती है जो कि असल में शुइया की ही भतीजी भी थी, यानी कि शुइया यूफान की चाची होती है जिसको हम आंटी भी कह सकते हैं। खैर सपने के अंदर अर्डिया को यूफान दिखाई देती है जो कि अचानक से ही एक डीमन बनकर उस पर हमला कर देती है, जिसको देखकर अर्डिया बहुत ही ज्यादा डर गया था। पर तभी वो उठकर अपने काम में लग जाता है और वो सबसे पहले अपने हाथ को जल्दी से होली वाटर से धोने लगता है और इसी दौरान उसकी नरेशन से हम ये जान पाते हैं कि असल में अभी जो उसने सपना देखा था वो उसके साथ सच में आखिरी साल घटित हुआ था। लास्ट ईयर अचानक से एक फेस्टिवल पर यूफान को एक डीमन ने पजेस करके अर्डिया के ऊपर हमला कर दिया था जिसके अंदर वो बच गया था। पर वैसे ही फेस्टिवल के समय उसे उसके एक हाथ में डिमोनिक हैंड के रूप में एक सुपर नेचुरल शक्ति मिली थी जिसका वो इस्तेमाल मुसीबत के समय कर सकता था, पर उस हाथ को अपने ऊपर हावी ना होने देने के लिए उसे रोज अपने हाथ को होली वाटर से धोना पड़ता। साथ ही साथ उसकी बातों से हम ये जान पाते हैं कि अर्डिया यूफान को बहुत पसंद करता है और आज वो होने वाले फेस्टिवल में यूफान को अपने दिल की बात बताने के बारे में सोच रहा था। अब यही सब सोचते हुए अर्डिया कराटे क्लब की ड्रेस लेने के बाद बाहर चला जाता है, जहाँ पर हम जान पाते हैं कि असल में अर्डिया का घर एक पवित्र मंदिर में था जहाँ पर वो अपने पिता मिस्टर ही के साथ रहा करता जो कि खुद उस मंदिर के पुजारी थे और अर्डिया उस मंदिर में रखी हुई गॉडेस की स्टैचू को अपनी ग्रैंड मदर के रूप में देखा करता। पर तभी अचानक से वहाँ पर अर्डिया की ही सीनियर जोको के पिता चैंग आते हैं, लेकिन वो असल में नशेड़ी और जुआ के आदी थे। इस वजह से मिस्टर ही उन्हें पवित्र मंदिर में आने से रोक देते हैं। अब आगे अर्डिया कराटे क्लब की तरफ जा रहा होता है कि तभी उसकी मुलाकात यूफान से होती है तो अर्डिया उसको अपने दिल की बात अभी बताने के बारे में सोचने लगता है, मगर इतने में ही वहाँ पर पांग भी आ जाता है जो कि अर्डिया का बेस्ट फ्रेंड होता है, इसलिए अभी वो यूफान को कुछ नहीं बता पाता। खैर आगे जब वो कराटे क्लब की तरफ जा रहे थे तब उन लोगों की बातों से हम ये जान पाते हैं कि असल में आज जो फेस्टिवल होने वाला है उसके अंदर लोग रिचुअल करके गॉड्स और स्पिरिट्स को इंसानों के अंदर बुलाते थे और उनको ऑफरिंग्स देने के बाद में विशेष मांगा करते जो कि अक्सर पूरी भी हुआ करती थी। पर कभी कभी रिचुअल में गलतियां होने की वजह से इंसानों के अंदर बुरी आत्माओं का भी प्रवेश हो जाया करता और ये आत्माएं किसी भी इंसान को पलस कर लिया करती थी और ऐसा ही यूफान के साथ लास्ट ईयर हुआ था जिसमें उसके अंदर एक बुरी आत्मा आ गई थी और उसने उसी समय पर पांग और अर्डिया पर हमला कर दिया था और उसी के सपने अर्डिया को आ रहे थे। पर अभी पांग के मुंह से ये सारी बातें सुनने के बाद में यूफान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो साइकिल को तेज चलाते हुए मार्केट की तरफ चली जाती है, जहाँ पर जाकर वो अपनी आंटी यानी कि चाची शुइया के मिसिंग पोस्टर को देखे जा रही थी। असल में वो अपनी आंटी से बहुत ज्यादा प्यार किया करती और इसलिए जब से उसकी आंटी गायब हुई थी तब से ही शुइया खुद बहुत ज्यादा परेशान थी और आज उसने प्लान करा था कि अर्डिया और अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर वो भी बड़े लोगों की तरह गॉड्स को बुलाने वाला रिचुअल करेगी जो कि डेंजरस भी हो सकता है ताकि वो उनसे अपनी आंटी को घर वापस आने की विश को मांग सके। अब क्योंकि इन सब चीजों के बारे में अर्डिया ही अपने घर वालों की वजह से सबसे ज्यादा जानता था, इसलिए वो ही इन सब में यूफान की मदद करने वाला था और इसलिए अभी वो यूफान से उसकी कुंडली को ले लेता है और अब वो दोनों ही बातें करते हुए कराटे क्लब में एंटर करते हैं, जहाँ पर जाने के बाद यूफान अपने अंकल चाओ जो कि असल में उस कराटे क्लब के टीचर भी थे उनसे मिलकर उन्हें आज के रिचुअल के बारे में प्लान के बारे में बताने लगती है। लेकिन उसके चाचा जी चाओ को ये सब बातें काफी गलत लग रही थी और इसके अंदर बहुत ही ज्यादा रिस्क भी था, मगर यूफान को अर्डिया के ऊपर बहुत ही ज्यादा भरोसा होता है कि अगर धोखे से उनके पास कोई बुरी आत्मा आ भी जाती है तो अर्डिया अपने हैंड से बहुत ही आराम से उस स्पिरिट को भगा सकता है। कि तभी अचानक से वहाँ पर जोको आ जाती है जो कि यूफान से क्लब की बेस्ट स्टूडेंट होने की वजह से बहुत ही ज्यादा जेलस रहा करती और वो चाहती थी कि आने वाले टूर्नामेंट में जिसमें प्राइज मनी भी मिलने वाला था वो उसको जीत जाए, ना कि यूफान उसे जीते। मगर यूफान जो होती है वो उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। और आपको याद हुआ कि पवित्र मंदिर के अंदर जोको के पिता ही चैंग आ रहे थे जिसको मिस्टर ही ने भगा दिया था।
वहीं अब लॉकर रूम में जब आर्या पाम के साथ रात के बारे में बातें कर रहा होता है, तभी वहाँ पर उनका सीनियर आ जाता है जिसका नाम डान होता है, जो कि असल में एक बुली भी था। और क्योंकि उसको पता चल गया था कि आर्या रात में रिचुअल करके किसी के अंदर गॉड को बुलाने वाला है, इसी वजह से वो भी जबरदस्ती आर्या को अपनी और जुको की कुंडली देता है। और क्योंकि आर्या और पाम दोनों ही डान से डरा करते थे, इसी वजह से वो उसकी बात को मान जाते हैं। लेकिन अब आर्या और पाम को ये समझ में नहीं आता कि वो किसकी बॉडी के अंदर गॉड को बुलाएंगे। तब डान वहाँ पर युआन नाम के एक और डरपोक लड़की को बुलाता है, जो कि खुद भी ऐसे रिचुअल्स के बारे में जानता था, और डान चाहता था कि युआन के अंदर ही गॉड को बुलाया जाए। अब पाम और आर्या ऐसा चाहते तो नहीं थे, पर ना चाहते हुए भी उन्हें डान की बात को मानना पड़ता है। और आगे प्रैक्टिस के दौरान हम देखते हैं कि यूफान जोको को बुरी तरह से हरा देती है, जिससे कि जोको बहुत चढ़ गई थी और वो गुस्से में वहाँ से जाने लगती है। और तब हमको पता चलता है कि डान असल में जोको को पसंद करता था। वो उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर जोको उसकी बात को अनसुनी करके गुस्से में वहाँ से चली जाती है। मगर डान को ये सब अच्छा नहीं लगता और इसी गुस्से के चलते वो आर्या को धक्का दे देता है। तब यूफान आर्या की मदद करने आगे आती है, पर डान यहाँ पर आर्या को और भी ज्यादा मारने वाला था कि तभी वहाँ पर चाओ आ जाते हैं, जिनको देखकर डान शांत होकर वहाँ से चला जाता है। अब क्योंकि यूफान जानती थी कि डान का मूड जोको की वजह से खराब है और जोको का मूड यूफान की वजह से, तो यूफान आर्या से माफी मांगती है कि उसकी वजह से ही ये सब हुआ। आर्या को उस समय गुस्सा आ रहा था, पर जब वो देखता है कि यूफान का मूड उससे कहीं ज्यादा अपसेट है, तो वो यूफान से सही से बात करने के बाद वहाँ से चला जाता है। खैर अब रात में हम कुछ लोगों को देख पाते हैं जिन्होंने सफेद रंग का लिबास पहना हुआ था, और वो सब अजीब तरह से चलते हुए उसी शैतानी मंदिर की तरफ जा रहे थे, जिसको हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। फिल्म में आर्या को दिखाया जाता है जो कि अपने घर के मंदिर से उसी गॉडेस की मूर्ति को चुराने के प्लान में था, जिसको वो अपनी ग्रैंड मदर कहा करता। असल में उसको उस मूर्ति की जरूरत अपने रिचुअल के दौरान पड़ने वाली थी, जिसको वो और उसके दोस्त मिलकर एक अलग ही जगह पर करने वाले थे। अब पहले जब आर्या उस मूर्ति को उठाने वाला था, तब अचानक से उसके पिता मिस्टर ही वहाँ पर आ जाते हैं, जो कि वैसे तो नहीं चाहते थे कि आर्या आज के दिन बाहर जाए, पर आर्या उनको किसी तरह से मना लेता है और वहाँ से जाने का दिखावा करता है, जिसको देखकर मिस्टर ही भी अपने रूम में चले गए थे। पर उसके तुरंत ही बाद आर्या वापस आता है और गॉडेस से माफी मांगते हुए उनकी मूर्ति को अपने साथ उठाकर पांग के साथ रिचुअल वाली लोकेशन पर जाने लगता है। पर उसके जाते ही हम देखते हैं कि मंदिर की लाइट्स अचानक से चली गई थी। साथ ही साथ आर्या जहाँ जहाँ पर उस मूर्ति को लेकर जा रहा था, वहाँ की लाइट्स अपने आप फ्लिकर कर रही होती है, जिसको देखकर आर्या खुद भी शॉक्ड हो गया था। यानी कि इनडायरेक्टली गॉडेस ये कह रही थी कि उसको वहाँ से नहीं जाना चाहिए, इसलिए अभी वो पांग को आगे चलने के लिए कहता है और खुद उसके पीछे पीछे चलने लगता है। तभी अचानक से आर्या की नजर उसी कल्ट के मेंबर्स पर पड़ती है जो कि शैतानी मंदिर की तरफ जा रहे थे। अब आर्या ने ऐसा सब कुछ पहली बार देखा था और क्यूरियस होकर इस वजह से वो भी उनके पीछे पीछे चला जाता है। अब पांग को इस बारे में अभी पता नहीं चला था और वो रिचुअल वाली लोकेशन की तरफ बढ़ते जा रहा था, मगर जैसे ही उसे आर्या के गायब होने का एहसास होता है, वो तुरंत पीछे आता है। लेकिन तब तक आर्या कल्ट मेंबर्स का पीछा करते हुए कुछ गलियों में आ चुका था, जहाँ पर बहुत अजीब से साइंस और सिंबल्स बने हुए थे जो कि डिमोनिक लग रहे थे, जिनको देखकर आर्या को कुछ भी समझ में नहीं आता। लेकिन अभी जब वो शैतानी मंदिर में पहुंचता है तो वहाँ पर और भी ढेर सारे लोग मौजूद थे जो कि किसी तरह का रिचुअल कर रहे थे। और मैं भी यहाँ पर जैसे बाकी सभी लोग गॉडेस को बुलाया करते थे, वैसे ही ये लोग डीमंस को बुला रहे होंगे, और इसलिए यहाँ पर सारे के सारे सिंबल्स नॉर्मल से अपोजिट थे। खैर उसी जगह पर हम चैंग यानी कि जोको के पापा को भी देख पाते हैं, जो कि खुद उसी कल्ट के मेंबर भी थे, और वो भी काफी ज्यादा अजीब हरकतें कर रहे होंगे। मे भी शायद से जोको के पिता मिस्टर ही को इस बारे में पता होगा और इसी वजह से उन्होंने उसे मंदिर में आने से रोक दिया। खैर तभी अचानक से आर्या की नजर पुजारी और कल्ट लीडर पर पड़ती है, जो कि जलती हुई अगरबत्ती से एक होरी पहनी हुई लेडी को बेरहमी से मार रहे थे, जिसको देखकर आर्या को कुछ भी समझ में नहीं आता। और वो औरत यहाँ पर शूया की तरह लग रही थी, जिसको हमने शुरुआत में देखा था, जो कि पिछले 1 साल से गायब है। तभी हम दूसरी तरफ जोको, यूफान और डान को देख पाते हैं, जो कि एक रूम में सारी तैयारी करके बैठे थे और बस वहाँ पर आर्या, पांग और युआन के आने का वेट कर रहे थे। और क्योंकि आर्या ही गॉडेस की मूर्ति को लेकर आने वाला था, इसी वजह से उसके बिना रिचुअल चालू नहीं हो सकता था। तभी अचानक से वहाँ पर पांग आ जाता है, जिसे पहले लग रहा था कि आर्या यहीं पर आ गया होगा, पर जब वो देखता है कि आर्या वहाँ पर नहीं है तो वो काफी ज्यादा घबराने लगता है। खैर अब किसी को समझ में नहीं आता कि वो रिचुअल वो कैसे करेंगे कि तभी युआन वहाँ पर एक गॉडेस की मूर्ति को लेकर आता है, जो कि कुछ अलग ही लग रही थी। और क्योंकि युआन को इस रिचुअल के बारे में थोड़ा बहुत पता था, तो वो
अर्डिया की जगह पर खुद ही उस रिचुअल को करने लगता है। पांग को अर्डिया के अलावा किसी और पर भरोसा नहीं होता, इसलिए वो यूफान से भी वहाँ से चलने के लिए कहता है। मगर यूफान, जो कि अपनी आंटी शुइया को किसी तरह से वापस पाना चाहती थी, वो युआन के साथ मिलकर उस रिचुअल को करवाने में लग जाती है। इसलिए ना चाहते हुए भी पांग को भी वहीं पर बैठना पड़ता है। मगर उसने डिसाइड कर लिया था कि वो कोई भी विश नहीं मांगेगा। कर अब रिचुअल चालू हो जाता है और युआन कुछ चैंटिंग्स को पढ़ने के बाद में खुद एक पोशन को पीता है और बाकी सबको भी पोशन पीने के लिए दिया जाता है, जिसको जैसे ही यूफान, पांग, जोको और डान पीते हैं तभी अचानक से ही उनको कुछ होने लगता है। और अब युआन भी अजीब हरकतें करना चालू कर चुका था, जिसके तुरंत ही बाद उसके अंदर गॉडेस आ जाती है। पर हम युआन की लाई गई मूर्ति को नोटिस करते हैं, जिनकी आंखों से खून निकलने लग गया था। यानी कि मेरे हिसाब से कोई गॉडेस की मूर्ति नहीं बल्कि किसी डीमनस की मूर्ति होगी। और ये काफी ऑब्वियस है कि युआन असल में किसी गॉडेस की नहीं बल्कि एक डिमोनिक स्टैचू को लेकर आया था। खैर अभी डान, यूफान और जोको तीनों ही उस डीमन से, जिसको वो गॉडेस समझ रहे थे, उससे विश मांगने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर वो गॉडेस बहुत ही अजीब तरह से बातें कर रही थी और खुद का नाम वो इमॉर्टल बता रही थी। अब उन तीनों की ही विश पूरा करने के बदले में उसे भी कुछ चाहिए था, जबकि रियल गॉडेस कभी ऐसा नहीं बोलती। लेकिन ये बात उन्हें पता नहीं थी। ऑब्वियस ही बात है, वहाँ पर अर्डिया नहीं आया था। तब जोको वहाँ पर टूर्नामेंट में जीतने की विश मांगती है और डान वहाँ पर जोको की ही विश को पूरा करने के लिए कहता है और यूफान अपनी आंटी के घर वापस आने के लिए विश करती है। खैर अब उस गॉडेस यानी कि डीमनस ने सबकी विश को सुनकर उनके सर पर हाथ रख दिया था और वो तीनों उस समय के लिए अजीब सा बर्ताव करते हुए बेहोश हो जाते हैं। और पांग साइड में बैठे हुए ये सब देख रहा था, क्योंकि उसने कोई विश नहीं मांगी। तब वो गॉडेस यानी कि डीमनस अचानक से युआन के शरीर से निकल जाती है और युआन भी बेहोश हो जाता है, यानी कि रिचुअल पूरा हो चुका था। तभी बेहोश डान और जोको के शरीर के अंदर बुरी आत्माएं आ जाती है, जो कि अचानक से ही यूफान और पांग के ऊपर हमला करना चालू कर देती है। अब उसी वक्त होता यह है कि वहाँ पर अर्डिया आ जाता है, जो कि अपने डिमोनिक हैंड की मदद से डान और जोको को रोकता है। उसने जोको और डान के सर पर हाथ रखकर उनके अंदर से बुरी आत्माओं को निकाल दिया था, या फिर यूं कहें कि उनकी एनर्जी को सोख लिया था। और वो जितना ज्यादा अपने हाथ को इस्तेमाल कर रहा था, उसका हाथ उतना ही ज्यादा जल रहा था और उस जलन को बंद करने के लिए ही उसको होली वाटर यूज करना पड़ता है। वेल अभी के लिए जोको और डान के सही होने के बाद अब यूफान के शरीर में भी बुरी आत्मा आ जाती है, जो कि युआन के लाए हुए स्टैचू की तरफ बढ़ रही थी, जिसको देखकर अर्डिया यूफान के अंदर से भी स्पिरिट को निकालता है। पर क्योंकि यूफान का शरीर ब्लैक मैजिक की चपेट में बहुत जल्दी आ जाया करता था, इसलिए अभी यूफान पूरी तरह से ठीक नहीं होती। तभी अचानक से ही अर्डिया की नजर उस डिमोनिक मूर्ति पर पड़ जाती है, जिसको देखकर वो शॉक्ड हो गया था, क्योंकि आज तक उसने ऐसा अजीब सा स्टैचू कभी नहीं देखा था। खैर वो जैसे ही उस स्टैचू को उठाता है, तब हम उस स्टैचू के नीचे एक और सिंबल को देख पाते हैं, जो कि उन गलियों के अंदर बना हुआ था। इसका मतलब साफ था कि ये सब उसी कल्ट के लोगों ने करवाया है, जिसके पीछे अर्डिया चला गया था। और अगर आपने नोटिस करा हो तो युआन ने भी व्हाइट कपड़े पहने हुए थे, जो कि बिल्कुल उसी कल्ट के लोगों के कपड़ों की तरह ही लग रहे थे। वहीं अब हम चाओ को उसके घर में देखते हैं, जहाँ पर अचानक से उसके घर के अंदर किसी और के भी होने का एहसास उसको होता है। अब अर्डिया यूफान को अपनी पीठ पर टांग कर अपने घर ले आया था, जहाँ पर यूफान को होली वाटर में डालने के बाद उसने वापस से अपने डिमोनिक हैंड की मदद से उसके अंदर से सारी बुरी शक्तियों को निकालना चालू कर दिया था। पर इन सब में अर्डिया को बहुत ज्यादा दर्द होता है, जिसके चलते वो भी बेहोश हो जाता है। तब सीन यहाँ से पास्ट में जाता है, जहाँ पर हम लास्ट ईयर में ये देखते हैं कि यूफान, पांग और अर्डिया तीनों ही अर्डिया के घर में ही फेस्टिवल की तैयारी कर रहे थे। तब पांग चाहता था कि अर्डिया हिम्मत करके यूफान को अपनी फीलिंग्स के बारे में बता दे, जिस पर अर्डिया भी मान जाता है। और तब यूफान की हरकतों से हम ये जान पाते हैं कि असल में वो भी अर्डिया को पसंद करती थी, मगर दोनों में से किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी कि वो पहले इसके बारे में कन्फेस कर दें। पर रात में जब अर्डिया यूफान से सब कुछ कन्फेस करने वाला होता है, तभी अचानक से यूफान के शरीर में एक डिमोनिक स्पिरिट आ जाती है और एक कैंची की मदद से अर्डिया की चेस्ट पर स्टैब कर देती है। और अब उसको वो जान से मारने ही वाली थी कि तभी अचानक से उसकी माँ यानी कि मिसेस की, जो कि बहुत ही स्किल्ड शेमन होती है, वो आकर यूफान का एक्सोर्सिज्म करती है। साथ ही साथ उन्होंने कुछ चैंटिंग की मदद से अपने बेटे अर्डिया का बहता हुआ खून भी रोक दिया था। पर प्रेजेंट टाइम पर हम देखते हैं कि अर्डिया की चेस्ट से खून बह रहा होता है और तभी उसकी आंख खुल जाती है, जो कि ये देखता है कि यूफान अब बाथटब से निकलकर उसके रूम में कपड़े चेंज कर रही है। इसके बाद वो अर्डिया के पास आकर उससे बातें करने लगती है और हम उसकी बातों से जान पाते हैं कि यूफान को पदस होने के बाद का कुछ भी याद नहीं था, पर उसे इस बात की खुशी थी कि उसने पिछली रात गॉडेस से प्रे करके अपनी चाची को वापस मांग लिया था। तब अर्डिया उसे उस कर्ट के बारे में बताता है, जहाँ पर उसने शुइया जैसी लेडी को देखा था। मगर अभी यूफान उस कर्ट के बारे में ज्यादा नहीं सोचती और वहाँ से अपने चाचा के घर पर चली जाती है। अब आगे थोड़ी देर के बाद में जब अर्डिया और पांग गॉडेस की मूर्ति को वापस अपने मंदिर में रख रहे होते हैं, तभी वहाँ पर मिस्टर ही आकर उन्हें लाड़ने लगते हैं। पर अभी उनको पिछली रात के बारे में सारी सच्चाई नहीं पता थी।
लेकिन फिर भी वो अर्या को प्रोटेक्शन के लिए एक लॉकेट और पाम को खाने के लिए कुछ सीड्स देते हैं, जिसके बाद वो दोनों वहाँ से कराटे क्लब की तरफ निकल गए थे। तभी मिस्टर ही के पास उनकी बीवी मिसेस ही का कॉल आता है, जो कि अचानक से घर आ रही थी क्योंकि उन्हें बहुत ही कुछ बुरा होने का एहसास हो गया था, जिसको सुनकर मिस्टर ही भी डर चुके थे। तो वहीं अब हम यूफान को उसके घर में देखते हैं, जहाँ पर उसकी चाची शुइया उसके सामने आ गई थी, जिसको देखकर यूफान खुश होकर रोती हुई उसे गले से लगा देती है। लेकिन शुइया कुछ अजीब ही लग रही थी और तभी उसकी नाक से खून निकलने लगता है। इसका मतलब शुइया जरूर पजेस्ड हालत में है। पर अभी यूफान भी कराटे क्लब की तरफ निकल जाती है, जहाँ पर आज ही उसका जोको के साथ मैच था, जिसके अंदर उन्हें अच्छे खासे पैसे भी मिलते, जिसके अंदर यूफान बहुत ही आराम से एक बार फिर से जोको को हरा देती है, जिससे कि जोको को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था। लेकिन तभी उसकी आंखें पलट जाती हैं और उसके अंदर एक डिमोनिक शक्ति आकर यूफान के ऊपर हमला करते हुए यूफान के सर को पटक पटक कर उसे बेहोश कर देती है। तब जोको का शरीर भी अकड़ना चालू हो गया था और अब उसके मुंह से भी खून आने लगता है, जिसके साथ ही वो बेहोश हो जाती है। यूफान ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर चुका था और वो तुरंत ही वहाँ से जाकर लॉकर रूम में छुप जाता है और वहाँ से सीन अब शाम के समय पर आता है, जहाँ पर अर्या और पांग यूफान की हालत को देखने उसके घर गए थे। पर चाओ उनको ये बताता है कि यूफान सो रही है और इसलिए वो दोनों बाहर से ही वापस जाने लगते हैं कि तभी अचानक से उनकी नजर शुइया पर पड़ती है, जिसको देखकर वो दोनों ही शॉक्ड हो गए थे कि वो 1 साल के बाद अचानक वापस कहाँ से आ गए। और तब उसको देखने के बाद अर्या अपना प्रोटेक्शन लॉकेट चाओ को देते हुए उसे यूफान को देने के लिए कहता है, क्योंकि उसे शुइया को देखकर सही नहीं लग रहा था। अब रात में हम युवान को देखते हैं, जो कि अभी भी डरा हुआ कराटे क्लब की लॉकर रूम में छुपा हुआ था। तभी अचानक से उसके नंबर पर एक कॉल आता है, जिसमें दूसरी तरफ से एक डिमोनिक आवाज आ रही थी, जिसका मतलब यही था कि अब युवान के मरने की बारी थी, जिसके अंदर डीमनस ने ये बोला था कि उनकी इच्छा पूरी होने के बदले में उनको भी कुछ देना होगा, और यहाँ पर देने का मतलब है अपनी जान। तब युवान बहुत ही ज्यादा डर जाता है और उसके बड़बड़ाने से हम ये समझ पाते हैं कि उसने जो कुछ भी करा था वो कल्ट वालों के कहने पे किया था। अब आगे जब युवान डरते हुए अपने फेस को धोने के लिए सिंक के टैप को ओपन करता है, तब टैप में से यानी कि नलके में से खून निकलने लगता है, जिसके साथ युवान को भी खून की उल्टियां होना चालू हो गई थी और उसका शरीर भी बहुत ही बुरी तरह से अकड़ने लगा था। युवान अपनी जान बचाने के लिए खिसकते हुए लॉकर के पास जा रहा था, लेकिन तभी होता यह है कि लॉकर अपने आप खुल जाता है। उसके अंदर से लाल रंग की रोशनी बाहर आने लगती है, जिसको देखकर युवान और ज्यादा पजेस्ड हो गया था और अब वो उसी छोटे से लॉकर के अंदर घुस गया था, जिसके साथ ही लॉकर का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और अंदर से युवान के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी। तब अचानक से ही युवान के चिल्लाने की आवाज आना बंद हो जाती है और अंदर से ढेर सारा खून बाहर आता है, जिसका मतलब साफ था कि अब वो जिंदा नहीं बचा होगा। वहीं अब हम वापस से अर्या और पांग को देखते हैं, जो कि जब अपने घर की तरफ जा रहे थे, तभी अचानक से वो रास्ते में जोको के घर के सामने से गुजरते हैं और वहाँ पर जोको की माँ बहुत जोर जोर से रो रही थी और वहाँ पर किसी के फ्यूनरल के रिचुअल्स चल रहे थे। तभी हमको जोको का शरीर दिखाया जाता है, जिसकी आंखों, मुंह, नाक और कान हर जगह से खून आ रहा था और शॉकिंगली उसकी मौत हो गई थी। उसकी माँ तो इस वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान थी, रो रही थी, मगर चैंग एकदम शांत होता है, क्योंकि वो जिस डीमन की पूजा करता था उसकी वजह से ही उसकी बेटी की मौत हुई और इसलिए शायद चैंग को लग रहा होगा कि उसकी बेटी अब एक बेटर प्लेस पर है। अब ये सब देखने के बाद में पांग और अर्या बहुत ही ज्यादा डर गए थे। वहीं यूफान जब सो रही होती है, तब चाओ आकर उसको अर्या का पेन देते हुए उससे आराम करने के लिए कहता है और ऊपर शुइया के पास चला जाता है। वहाँ पर जाने के बाद में वो शुइया को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो गया था, क्योंकि शुइया ने अपने बच्चे के रूम को खोल कर रखा था और उसके अंदर बच्चे के पालने पर बच्चे की जगह पर एक डॉल को रखा था। तब चाओ जाकर शुइया को समझाने की कोशिश करता है कि उनका बच्चा अब इस दुनिया में नहीं है और उन्हें शायद मूव ऑन करना चाहिए, मगर शुइया के हिसाब से गॉडेस इमॉर्टल उसके बच्चे को वापस कर देगी और ये वही डीमनस इमॉर्टल है जिसके बारे में उन बच्चों ने रिचुअल कर दिया था, यानी कि युवान ने। वो कहती है कि उन्हें बस गॉडेस पर भरोसा रखना है और वैसी बात है, उसके लिए तो वो गॉडेस ही है। अब चाओ को उसकी बात पर भरोसा नहीं होता और वो एक बार वापस से शुइया को समझाने की कोशिश करता है, मगर इस बार शुइया बहुत ही ज्यादा गुस्से में आकर अपने ही पति चाओ का गला दबाने लगती है और उससे चिल्लाती हुए गॉडेस पर भरोसा रखने को कहती है। पर अचानक से ही शुइया रोते हुए रुक जाती है और चाओ के साथ इंटीमेट होना चालू कर देती है। एंड आई बिलीव कि यहाँ पर शुइया को एक बच्चा पाने के लिए किसी भी गॉडेस या फिर डीमन के पास जाने की जरूरत नहीं थी। इंटीमेसी वॉज इनफ,
खैर जिस दौरान हम शुइया के पैर पर एक अजीब से निशान को यानी कि एक सिंबल को नोटिस कर पाते हैं जो कि अगरबत्ती से जलाकर शुइया की पीठ पर बनाया गया था और ऐसा ही मार्क हर जगह उस डिमोनिक टेम्पल और आसपास की गलियों पर भी था। इनफैक्ट उस डीमनस की मूर्ति के नीचे भी, और यही शायद से इस कल्ट का सिंबल भी है। अब ये बात तो क्लियर हो जाती है कि शुइया सच में पजेस्ड हो गई है। अब अगले दिन यूफान जब कराटे क्लब जाते हुए अर्डिया और पांग से मिलती है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश थी क्योंकि उसकी आंटी वापस आ गई थी और अब उसे किसी और की जरूरत नहीं थी। पर अभी उसे जुको की मौत के बारे में नहीं पता होता। खैर कराटे क्लब में पहुंचने के बाद वहां पर कोई भी नहीं था, बस हर जगह पर डिमोनिक साइंस लगे हुए थे जिसको देखकर उन तीनों को कुछ भी समझ में नहीं आता। तभी अचानक से उनकी नजर उसी लॉकर पर पड़ जाती है जिसके अंदर युआन था और जब वो उसको खोलते हैं तो वो तीनों उसके अंदर युआन की लाश को देखते हैं। इसके चलते वो बहुत ही ज्यादा सदमे में थे। साथ ही साथ उन्हें ये बात भी समझ में आ गई थी कि अगर जोको और युआन की मौत हुई है तो पांग, डान और यूफान की भी जान अब खतरे में है। वहीं पर अब हम डान को उसके पिता की मीट फैक्ट्री में देखते हैं जहां पर वो जोको की मौत की वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान और गुस्से में था और वो जोको को बहुत ही ज्यादा मिस कर रहा था। तभी अचानक से उसके पास रखे हुए खून वाले टब में उसे फोन रिंग होने की आवाज आने लगती है और जैसे ही वो उस टब के पास जाता है तभी अचानक से उसको कोई अनजान शक्ति उसके हाथ को पकड़कर उसे टब में खींचने लगती है। दूसरी तरफ जब चाओ कराटे क्लब में आता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था जिसको देखकर उसे समझ में नहीं आता कि सारे लोग कहाँ गए। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर डान आ जाता है जो कि पूरी तरह से पजेस्ड हो गया था और अब वो अपने साथ एक बुचर्स नाइफ लेकर आया था जिससे कि वो चाओ के ऊपर हमला कर देता है क्योंकि उसे लग रहा था कि चाओ की वजह से ही जुको हारी थी क्योंकि चाओ ने जोको को अच्छे से ट्रेनिंग ना देकर अपनी भतीजी यानी कि यूफान को अच्छे से ट्रेनिंग दी है। तब चाओ डान को पैसे देने की कोशिश करता है लेकिन डान चाओ के ऊपर हमला करते हुए उसे जान से मारने की कोशिश करता है पर चाओ उसे किसी तरह से धक्का देकर वहाँ से भाग गया था। पर उसके जाते ही डान अजीब बर्ताव करने लगता है और खुद ही पजेस्ड हालत में बहुत ही बुरी तरह से खुद को बुचर्स नाइफ से स्टैब करते हुए जान से मार देता है जो कि सच में बहुत ही ज्यादा क्रीपी और हॉरर सीन था। वहीं हम यूफान, पांग और अर्डिया को देखते हैं जो कि मिस्टर ही के पास जाकर उन्हें उस दिन के बारे में हुई सारी घटनाएं बताते हैं जिसको सुनकर मिस्टर ही को बहुत गुस्सा आता है पर वो अभी उन्हें ज्यादा कुछ नहीं कहते। तभी अचानक से वहाँ पर मिसेस ही भी आ गई थी जो कि उन लोगों की मदद करने के लिए वहाँ पर आई थी। तब अर्डिया उन्हें वो डिमोनिक मूर्ति दिखाता है जिसको वो अपने साथ लेकर आ गया था। अब उस स्टैचू को देखने के बाद मिस्टर और मिसेस ही बहुत ही ज्यादा शॉक्ड थे और तब जाकर उनकी बातों से हम ये जान पाते हैं कि असल में गांव में कुछ लोग कल्ट के लोग हैं जो कि डीमन को पूजते हैं क्योंकि वो डीमंस इमॉर्टल होते हैं और हमको लगता था कि अगर वो उनकी पूजा करेंगे तो शायद उन्हें भी इमॉर्टैलिटी और खुशियां मिल जाएंगी। यानी कि ये एक डीमन नहीं है बल्कि कई सारे डीमंस का मिश्रण था और इसलिए ही युवान अजीब सा बर्ताव कर रहा था जब उसके अंदर डीमन आया था। और वो कल्ट वाले शुरू से ही एक खास शरीर ही तलाश कर रहे थे जिसके अंदर वो अपनी गॉडेस यानी कि अपने डीमनेस को हमेशा के लिए डालकर रख पाए, बेसिकली लाइव मूर्ति की तरह, और वो उनके पास आकर उनके सारे दुख दर्द को खत्म कर दे। और क्योंकि उन्होंने शुइया को अपने पास 1 साल के लिए रखा हुआ था तो हो सकता है कि वो शरीर शुइया का ही होगा जिसके अंदर वो अपनी गॉडेस को डालना चाहते थे। और क्योंकि शुइया अभी अचानक से वापस आ गई थी तो हो सकता है कि शुइया के अंदर वो गॉडेस होगी और फिलहाल इन तीनों की ही जान को कल्ट की गॉडेस की वजह से खतरा हो सकता है। ये बात जानकर यूफान तुरंत अपने घर जाने लगती है पर तब मिसेस ही उसे रोक लेती हैं क्योंकि वो वोडू डॉल से मंदिर में बैठकर ही शुइया का एग्जॉर्सिज्म करने वाली थी और इसलिए वो जल्दी से इन सब की तैयारी करते हैं और एग्जॉर्सिज्म को करना चालू कर देते हैं। वही अब हम चाओ को देख पाते हैं जो कि जब अपने घर आता है तो उसके घर में भी हर तरफ डिमोनिक साइंस थे जिसको देखकर उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो खुद भी बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था कि तभी अचानक से उसके सामने शुइया उल्टी होकर क्रॉल करते हुए आ जाती है जो कि अब पूरी तरह से उस डीमनेस से बदल हो गई थी। साथ ही साथ अब उसने चाओ के ऊपर हमला करके उसकी उंगली को दांतों से काटकर अलग कर दिया था जिससे कि चाओ वहीं बेहोश हो जाता है। पर तभी वहां पर वो डीमनस को भी समझ में आ जाता है कि उसके अंदर की डिमोनिक शक्ति को निकालने की कोशिश करी जा रही है और इसलिए वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके मिसेस ही के एग्जॉर्सिज्म को रोक देती है जिससे कि मिसेस ही नीचे गिरकर कमजोर फील करने लगती है। तभी अचानक से ही यूफान भी बेहोश हो गई थी और वहीं चाओ के घर में कल्ट का लीडर अपने बहुत सारे साथियों के साथ आ जाता है और कुछ चैंटिंग को पढ़ते हुए वो गॉडेस को अपने पास बुलाता है और अब कल्ट लीडर के साथ ही गॉडेस को एक चेयर पर बैठाकर कंधे पर उठाते हुए कहीं पर ले जाने लगते हैं। दूसरी तरफ जब यूफान की आंख खोलती है तो उसको समझ में आ गया था कि शुइया की जान खतरे में है और इसलिए वो शुइया को सेंस करते हुए कहीं पर जाने लगती है। तब अर्डिया और पांग भी उसके पीछे जाते हैं। मिस्टर ह्यू ने रोकने की कोशिश कर रहे थे पर वो तीनों उसकी बात को नहीं सुनते। अब आगे कल्ट लीडर अपने साथियों के साथ एक सुनसान जगह पर आता है जहाँ पर उसके और भी काफी सारे साथी मौजूद थे, यानी कि यहाँ पर कल्ट के ढेर सारे लोग हो गए थे और वहाँ पर देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ पर वो बहुत ही बड़ा रिचुअल होने वाला है। तब गॉडेस को नीचे उतारा जाता है और
और उसे कुछ माला और एक हुरिर क्लोक पहनाकर आगे भेज दिया जाता है, जहाँ पर 5 अर्थी भी रखी हुई थी, जिसमें से 3 पर तो लाशें थी लेकिन 2 खाली थे। अब इतने में ही वहाँ पर यूफान, पांग और अर्डिया भी आ जाते हैं, जो कि ये सब देखने के बाद शॉक थे। तभी अचानक से कल्ट का लीडर एक बार फिर से शुया की बॉडी को अगरबत्ती से मारने लगता है और उसे एक टेबल के पास लेकर जाता है। इसी बीच यूफान अचानक से बेहोश हो गई थी और अर्डिया और पांग के ऊपर भी कल्ट के लोगों ने हमला करके उन्हें बेहोश कर दिया था। तभी यूफान भी काइंड ऑफ पॉजेस होने लग गई थी और अब कल्ट के लोग यूफान को उठाकर अपने साथ शुया, जिसके अंदर गॉडेस थी, उसके पास लेकर जाने लगते हैं। साथ ही साथ उन्होंने अर्डिया और पांग को उन बाकी 2 अर्थियों पर लेटा दिया था जो कि खाली थी। और तब जाकर हमको पता चलता है कि असल में इमॉर्टल गॉडेस को शुया का नहीं बल्कि यूफान का शरीर चाहिए और उसने शुया से यही डील करी थी कि वो उसके बच्चे के बदले में यूफान को उसके पास लेकर आएगी, उसका शरीर देगी। और 1 साल शुया के शरीर के अंदर यह डिमोनिक गॉडेस थी और बाद में उन्होंने यूफान के ऊपर युआन की मदद से रिचुअल करवाया ताकि आगे चलकर शुया के शरीर से गॉडेस को यूफान के शरीर में डाला जा सके। और ऐसा वो तभी कर सकते थे जब यूफान बहुत ही ज्यादा लो फील कर रही हो, क्योंकि शुया भी अपने बच्चे की वजह से उस टाइम बहुत ही ज्यादा लोवर थी और इसी वजह से उसके अंदर उस समय उस गॉडेस यानी कि डीमनेस को डालना पॉसिबल हो पाया था। खैर आगे कल्ट लीडर एक एक करके उन 3 लाशों के पास जाकर उनके खून को निकालता है और तब हम जान पाते हैं कि असल में ये तीनों लाशें किसी और की नहीं बल्कि उनकी ही थी, जिन्होंने वहां पर गॉडेस से विश मांगी, यानी कि दान, जोको और युआन। जिसके बाद अब कल्ट लीडर पांग और अर्डिया का खून भी ले लेता है और बाद में उसमें अपना खून मिलाकर अपने कुछ साथियों के साथ चैंटिंग पढ़ते हुए उसे शुया के पास लेकर चला जाता है। और आपने नोटिस करा होगा कि यहाँ पर खाली यूफान की ही विश पूरी हुई थी, क्योंकि असल में गॉडेस खाली उसको चाहती थी, उसके अंदर आना चाहती थी, जिसके चलते उसने शुया वाली चीज को पूरा कर दिया था। अब यहाँ पर इन मिले हुए खूनों के अंदर शुया ने भी अपना खून मिला दिया था, या फिर ये कहे कि गॉडेस का खून। तब यूफान शुया की ऐसी हालत देखकर बहुत ही ज्यादा बेकार फील कर रही थी और वो किसी भी हालत में शुया को यानी कि अपनी चाची को बचाना चाहती थी। इसलिए वो उस डीमनेस से शुया के शरीर को छोड़ने के लिए कहती है, जिसके बदले में वो कुछ भी करने को तैयार थी। और क्योंकि डीमनेस भी ये चाहती थी, इसलिए वो एक बार वापस अपने हाथ पर कट लगाकर यूफान के सर पर हाथ रखती है और बाद में यूफान को दान, युआन, अर्डिया, पांग, जोको, कल्ट लीडर और शुया का खून पिलाया जाता है। जिसके साथ ही अब ये डीमनेस शुया के शरीर को छोड़कर धीरे धीरे यूफान के शरीर में एंटर करने लगती है, यानी कि यही वो मेन रिचुअल था जिसके लिए तैयारी चल रही थी। इसी बीच पांग और अर्डिया भी खुद को जैसे तैसे फ्री करते हैं और तब पांग सबसे पहले तो पुजारी को बेहोश करता है और अर्डिया यूफान की तरफ जाने लगता है। यूफान के अंदर अब वो डिमोनिक एंटिटी जा चुकी थी, जो कि सबसे पहले कल्ट की लीडर के ही दिल को अपने हाथ से बाहर निकाल कर उसे जान से मार देती है और जैसे ही वो चिल्लाती है वैसे ही आसपास आग लगना शुरू हो गई थी, यानी कि ये फायर डीमनस है, यानी कि कोई ऐसा डीमन है जो कि फायर के साथ में हेर फेर कर सकता है। और आप यहाँ पर ये सोच रहे होगी कि कल्ट के लीडर को इस डीमनस ने क्यों मार दिया, तो ऑब्वियस सी बात है, उसका काम पूरा हो गया था और अब किसी भी कल्ट के लीडर की उन्हें जरूरत नहीं है, क्योंकि अल्टीमेट लीडर तो वो खुद ही बनना चाहती है। तब तक अब अर्डिया भी यूफान के पास पहुंच चुका था और वो अपने डिमोनिक हैंड की मदद से उसके अंदर से गॉडेस यानी कि उस डीमन को निकालने की कोशिश करने लगता है। मगर ये डीमनेस बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी और वो अर्डिया की चेस्ट पर हमला करके उसे हवा में उठा देती है। इतने में ही वहाँ पर मिस्टर और मिसेस ही भी पहुंच गए थे अपने बेटे को बचाने के लिए और अब यूफान के अंदर की डीमनेस अर्डिया को जान से मार देती। इससे पहले ही मिस्टर और मिसेस ही उसका ध्यान भटकाकर उसे काबू करने की कोशिश करने लगते हैं, पर यह डीमनेस बहुत ही ज्यादा ताकतवर थी और उसे काबू में करना आसान नहीं था। इसलिए मिसेस ही के पास यूफान को एक तलवार से जान से मारने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। पर तभी अर्डिया बीच में उन्हें रोक लेता है, क्योंकि वो यूफान से सच में बहुत प्यार करता था। पर इसी बात का फायदा उठाकर वापस से यूफान ने सबके ऊपर हमला करना चालू कर दिया था। तब मिसेस ही बहुत ही ज्यादा घायल हो जाती हैं, इसलिए मिस्टर ही उसे बाहर की तरफ ले जाते हैं। लेकिन इतने में ही उस पूरी जगह पर आग लग जाती है जहाँ पर यूफान और अर्डिया थे। यूफान ने वापस से अर्डिया को पकड़ लिया था और इस बार वो वापस से उसे जान से मारने वाली थी, लेकिन इस बार अर्डिया भी अपनी पावर्स का पूरी तरह से इस्तेमाल करता है और अपने डिमोनिक हैंड से यूफान को जोर से पकड़कर हक कर लेता है। इतनी ज्यादा पावर उसका हैंड भी नहीं झेल पा रहा था, पर उसके बाद भी अर्डिया यूफान को जोर से पकड़ कर रहता है, जिससे कि डिमोनिक गॉडेस की पावर कम होने लगती है। साथ ही साथ अब एक ऐसा समय आ जाता है जब पावर के एक्सट्रीम इस्तेमाल करने की वजह से अर्डिया बेहोश होने वाला था, पर तभी अचानक से यूफान खुद भी होश में आने लगती है। इसलिए वो अर्डिया को पकड़ लेती है और वो भी उससे प्यार करती थी और अब दोनों को ही उनके पास्ट के ढेर सारे विजन्स आते हैं, जिसके साथ ही उन दोनों के ऊपर बहुत सी जलती हुई चीजें गिर रही थी। अब यहाँ से ये सीन कुछ हफ्ते बाद आता है, जहाँ पर मिस्टर ही अकेले मंदिर में थे और अब मिसेस ही भी वहाँ से जाने लगती है।
जाने से पहले वो मिस्टर ही से अपना ध्यान रखने के लिए कहती हैं और वहाँ से निकल जाती हैं। यानी कि वो खाली हेल्प करने के लिए आया करती थी, उनका शेमन वाला काम था तो वो अलग रहा करती। दूसरी तरफ हम बांग को अर्डिया के साथ छत पर देखते हैं, जो कि उस हादसे में अपनी शक्तियों की वजह से बच गया था। तभी वहाँ पर यूफान भी आ जाती है और दोनों ही अब एक दूसरे के साथ रिश्ते में थे। दोनों ने एक दूसरे के लिए जो प्यार था उसका इजहार कर दिया था। पर हम ये देखते हैं कि उन दोनों के शरीर पर थोड़े थोड़े जलने के निशान थे, जो कि उसी दिन एक्सीडेंट के दौरान आए थे। तब यूफान और अर्डिया हंसते हुए बातें करने लगते हैं और सीन अब सीधा शुइया पर आता है, जो कि अब व्हील चेयर पर थी, लेकिन अब उसके अंदर से पोजेशन पूरी तरह खत्म हो गया था। पर तभी उसके पास चाओ आता है, जो कि अजीब बर्ताव करता है और अब वो डिमोनिक चीजों के बारे में बातें करने लगता है और अपने बच्चे को वापस लाने की बात भी कहता है। और अचानक से उसकी नाक से खून बहने लगता है, यानी कि वो भी पोजेशन में था। माइट भी वो जो डीमनस थी वो गई नहीं थी, उसने अपना अंश यहाँ पर इन दोनों के अंदर कहीं ना कहीं छोड़ दिया है, जिसका मतलब साफ है कि चाओ अब शुइया की जगह पर पजेस्ड हो गया है, जो कि शायद या तो शुइया के काटने की वजह से था या तो फिर ये तब हुआ होगा जब शुइया पजेस हो गई थी और चाओ ने उसके साथ फिजिकल कांटेक्ट बनाया। अब मूवी के एंडिंग सीन में हम उसी डिमोनिक टेम्पल को देख पाते हैं, जिसमें से क्रीपी आवाजें आ रही थी, यानी कि अभी भी ये चीज खत्म नहीं हुई है और इमॉर्टल डीमन कभी मर नहीं सकता, जिसके चलते ही यहाँ पर कुछ ना कुछ और जरूर होगा। और अब यहाँ पर चाओ शायद से इस कल्ट को रिवाइव करेगा। इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी एंटी कल्पा फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। ये मूवी वाकई में अंडररेटेड है, काफी इंटरेस्टिंग फिल्म है ये, और जो इसकी ये रेटिंग है वो बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती। इसकी रेटिंग काफी हाई होनी चाहिए थी, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो काफी अच्छा है इसका। और इस मूवी को देखकर मुझे थोड़ी थोड़ी सी इनकैंटेशन मूवी की याद आती है। बाकी देखो, यहाँ पर दो तरह के रिचुअल्स का इस्तेमाल हुआ करता था। एक के अंदर तो गॉडेस की मूर्ति का और एक इंसान उसको करा करता, जिसके अंदर गॉडेस आया करती और लोग उनसे अपनी विश मांगते थे, जिसके बदले में गॉडेस उनकी विशेष को पूरा किया करती। अब इसके ही अपोजिट यानी कि एंटी में था ये कल्ट वाला हिस्सा, जहाँ पर ये लोग इमॉर्टल नाम के एक डीमनस को पूज रहे थे और उसकी मूर्ति को यहाँ पर रखा करते, जिसके चलते इन्होंने शुइया को अपना टारगेट बनाया, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा लो फील कर रही थी और उससे डील करवा ली कि वो अपनी भतीजी यानी कि यूफान को उन्हें सौंप देगी, जिसके चलते उनकी गॉडेस यानी कि डीमनस यूफान के अंदर आ जाए। और युआन को इसी कल्ट के लोगों ने कहा था कि उनको क्या करना है, कैसे रिचुअल करना है, जिसके चलते जो डीमनस थी उसने इनको मार्क कर दिया था। बेसिकली यहाँ पर 5 बच्चों के खून की जरूरत थी और ऐसा ही यहाँ पर हुआ था। लेकिन यहाँ पर जो डीमनस होती है वो बेवकूफ नहीं थी, वो काफी ज्यादा शातिर और समझदार थी। उसको लगा कि अगर वो यूफान के अंदर नहीं भी आ पाई, ये प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो उसने प्लान बी के तौर पर चाओ के अंदर खुद का एक अंश छोड़ दिया था, जिसके चलते वो पजेस हो गया था। और अब माइट भी वो नया कल्ट बनाएगा, जिसके चलते फिर से इमॉर्टल डीमनस किसी और के अंदर आ पाए। या फिर ये भी हो सकता है कि शुइया और चाओ जब इंटीमेट हुए थे तो शायद से शुइया के अंदर प्रेगनेंसी वाला सीन भी आ गया हो, जिसके चलते वो जब बच्चा पैदा होगा माइट भी वो इमॉर्टल ही हो सकता है, यानी कि वो डीमनस हो सकता है। बाकी आप लोग बताना कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। मुझे तो पर्सनली काफी पसंद आई है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।